हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंडियन फार्मा कंपनी की जो साइलेंटली लेकिन कंसिस्टेंटली ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट में अपनी जगह बना रही है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मार्क्संस फार्मा लिमिटेड की। दोस्तों सोचिए, एक फार्मा कंपनी जिसका स्टॉक 40 से सीधा 359 तक गया और जिसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले 5 सालों में 25% CAGR से ग्रो किया हो। क्या आप उस कंपनी का एक्सपेंसेस मॉडल और उस कंपनी का ग्रोथ को मिस करेंगे दोस्तों अभी इस कंपनी में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्योंकि इसमें एक ऐसा फॉरेन इन्वेस्टर ने एंट्री लिया है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता है दोस्तों। और उसका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है एक अच्छी बड़ी कंपनियों में होता है और बहुत लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो और कन्फर्म हो रहा है दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं आज़म मोरफ़ी। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस कंपनी के स्टार्टिंग फाउंडेशन से कि किस तरह ये कंपनी ग्रो हुआ और इस कंपनी के ग्रोथ के पीछे इसकी क्या रीज़न रही और ये क्यों आगे जाकर ये ग्रोथ हो सकता है दोस्तों। ये बात है दोस्तों 2001 में मार्क्संस फार्मा की शुरुआत एक सब्सिडरी के रूप में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हुई थी। सिर्फ 2 साल बाद 2003 में ये एक इंडिपेंडेंट एंट्री बन गई और तब से लेकर आज तक इसका सफ़र किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। आज ये कंपनी एक ग्लोबल फार्मा प्लेयर बन चुका है जिसका फोकस है हाई क्वालिटी जेनेटिक ड्रग्स पर, वो भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से। दोस्तों हम ये जानेंगे कि ये कंपनी जो है वो किस तरह 40 रुपये से 359 तक गया और उसके पीछे रीज़न क्या था। क्योंकि कंपनी जब भी इस तरह का ग्रोथ दिखाता है तो उसके पीछे बड़ी रीज़न या फिर कोई ना कोई हिडन रीज़न होती है दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि ये कंपनी का जो फुटप्रिंट है पूरा खासकर यूरोप में है और इसके लिए कंपनी ने बड़े एक्सपेंशन किए, खासकर इसने ग्लोबल एक्सपेंशन और एक्विजिशन हासिल किए। मार्क्संस फार्मा ने एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रेटजी अपनाई, स्पेसिफिकली एक्विजिशन के जरिए। 2005 में नोवा फार्मास्यूटिकल्स ऑस्ट्रेलिया में कंपनी ने OTC और फार्मास्यूटिकल्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई, 60% स्टेक एक्वायर किया। फिर 2008 में कंपनी ने बेल सन्स एंड UK को एक्वायर किया और इसके ज़रिए कंपनी ने यूरोप और UK जैसी मार्केट में एंट्री लिया दोस्तों। फिर 2008 में ही कंपनी ने UK में रेलोचेम लिमिटेड को अपनाया और उसके अंदर जेनेटिक ड्रग्स को पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई किया दोस्तों। फिर 2015 में कंपनी ने USA में टाइम कैब लैब्स को एक्वायर किया और इस तरह इस कंपनी ने US मार्केट में भी एंट्री ली एक नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ। फिर 2022 में कंपनी ने मिडिल ईस्ट में अपना कदम जमाया और कंपनी ने मीना रीजन में अपनी एक प्रेजेंस इस्टेब्लिश की और 2023 में कंपनी ने तेवा फार्म इंडिया यानी कि गोवा में एक मैन्युफैक्चरिंग हब खोली, जिसकी वजह से इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो 8 बिलियन से बढ़कर सीधा 15 बिलियन तक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये इसके पीछे इस कंपनी का जो है एक बड़ा रीज़न है कि कंपनी लगातार एक्सपेंड करती गई और इसके प्रोडक्ट और इनोवेशन में भी बड़ी दिलचस्प बात हुई, क्योंकि कंपनी का फोकस है OTC और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स दोनों पर। हर साल 25 से 30 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं दोस्तों। एक क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट में किस तरह ये मार्क्संस फार्मा ने R&D पे कितना खर्च किया है और किस तरह ये अपने R&D पर भरोसा करता है। इसकी वजह से अभी करंटली कंपनी के अंदर US FDA से 16 ऐसे एक्टिव NDAs और 6 अंडर अप्रूवल हैं जो अभी अप्रूव होने को बाकी हैं, जो फ्यूचर के ग्रोथ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस शेयर का दाम है 223 रुपये 25 पैसा और जो इसका 52 वीक्स हाई था वो था 358, यानी कि अपने 52 वीक्स हाई से ऑलमोस्ट 38% करेक्ट हो चुका है दोस्तों एक समय की बात है, ये भी शेयर का जो PE रेशियो जो हुआ करता था वो 38.90, लेकिन आज अगर हम बात करें तो ये इसकी जो PE रेशियो है वो 27.50 है, जबकि इंडस्ट्री की PE 34.57 है, यानी कि अपने इंडस्ट्री PE से भी ऑलमोस्ट 30% ये दोस्तों करेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों जब कंपनी इतना एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है तो सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या इसके पास उतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, क्या ये अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को मैनेज कर सकती है बिना किसी स्ट्रेस के। तो चलिए देखते हैं दोस्तों मार्क्संस फार्मा की फाइनेंशियल हेल्थ, जहां लिक्विडिटी, एसेट और लायबिलिटीज़ का पूरा एक्सरे निकालेंगे। यहाँ पर मैंने एक चार्ट लाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो करंट एसेट है 2023-24 के बैलेंस शीट के हिसाब से तो वो है 1862.49 करोड़, जबकि करंट लायबिलिटीज़ है 389.85 करोड़, जबकि फिक्स एसेट्स है 818.46 करोड़, फिक्स लायबिलिटीज़ है 205.19 करोड़।
यानी यहाँ पे अगर लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ से करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज यानी करंट रेशियो निकलती है 4.78। ये रेशियो बताता है कि कंपनी के पास 4.78 टाइम्स ज़्यादा करंट एसेट है अपने शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन को पूरा करने के लिए, जो एक एक्सट्रीमली हेल्दी लिक्विडिटी पोजीशन दिखाता है। ये किसी भी इमरजेंसी या ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंपनी आसानी से कवर कर सकता है दोस्तों। ग्रोथ तो ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर कंपनी पर कर्ज का बोझ आ जाए तो वो रिस्क फैक्टर बन जाता है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों क्या कंपनी के पास भारी डेट है। तो डेट के लिए हम नापते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। तो अभी हम देखते हैं कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.09 है। यानी कंपनी के पास टोटल जो बुक वैल्यू है वो है 2279.9 करोड़, जबकि इसकी टोटल डेट कितनी है 205.2 करोड़, यानी कि डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ये नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं कि मार्क्स फर्मा ऑलमोस्ट डेट फ्री है। लो लीवरेज होने के मतलब है कि कंपनी अपने एक्सपेंशन को इंटरनल एक्रूवल्स और रिजर्व से मैनेज कर रहा है, विच इज़ वेरी बुलिश साइन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। दोस्तों, किसी भी स्टॉक को समझने का असली टेस्ट होता है उसके 5 साल का परफॉर्मेंस, कि क्या उसने कंसिस्टेंट ग्रोथ दी है या सिर्फ 1 या 2 साल का बबल है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको जानने के लिए मैंने क्या किया, इसके प्रॉफिट एंड लॉस को 5 साल का पूरा कंपैरिजन किया। तो ये रहा 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट कार्ड, जहाँ मार्क्स फर्मा ने सिर्फ प्रॉमिस नहीं किया दोस्तों, एक्चुअल परफॉर्मेंस डिलीवरी किया दोस्तों। इस आप देख सकते हैं कि मार्च 20 में जो कंपनी का सेल्स था 1134 करोड़ था, मार्च 21 में 1376 करोड़, मार्च 22 में 1491, मार्च 23 में 1852, मार्च 24 में 2177, यानी ईयर ऑन ग्रोथ जो है 23 से 24 के दौरान वो 18% हुआ रेवेन्यू का, और CAGR के हिसाब से ये 18% भी ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में 25% और CAGR 28%, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। अगर EPS की बात करें तो ईयर ऑन ईयर 18% और CAGR का है 24%। ये ग्रोथ नंबर्स क्लियरली दिखाता है कि ये एक फंडामेंटली फायरिंग बिजनेस है, जहाँ सेल्स, प्रॉफिट और EPS सब कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है दोस्तों। अब सवाल उठता है कि क्या 223 रुपये पे ये स्टॉक महंगा है दोस्तों, या भी एक मौका छुपा हुआ है। हालांकि इससे पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये कंपनी और भी सस्ती यानी कि 190 तक गई थी, तो उस वक्त एक बड़ा मौका था दोस्तों। लेकिन क्योंकि मार्केट अब रिवर्स ले रहा है तो ये एक मौका है एंट्री लेने का दोस्तों। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसकी वैल्यूएशन को नापा। तो पहला वैल्यूएशन मैंने जो दिखाया है वो रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड। इंडस्ट्री के टॉप फार्मा प्लेयर जैसे सन फार्मा जिसकी 38x PE है, डिवीज लैब 78x PE है, मैनकाइंड 48x PE है, इसका एवरेज PE निकाले तो 50x है, यानी मार्क्स फार्मा की PE सिर्फ 27x है। यानी वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी ये डिस्काउंट पर मिल रहा है दोस्तों PE के हिसाब से। अगर इसकी DCF मेथड की बात करें तो फेयर वैल्यू एस्टिमेट करता है 193.39 शेयर, जबकि कंबाइंड वैल्यूएशन एवरेज अगर निकालते हैं तो इसका जो वैल्यूएशन होना चाहिए था 204.57 करोड़, जबकि अभी मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो 223 रुपये, यानी कि अभी भी इतना प्रीमियम पे नहीं है या उतना डिस्काउंट पे भी नहीं है, लेकिन एक सही वैल्यू। तो वैल्यूएशन से ये तो समझ में आ गया दोस्तों कि शेयर अभी उतना प्रीमियम में नहीं है अपने पेयर से या फिर इंडस्ट्री से। लेकिन अगर हम इसका प्रोजेक्शन ना करें तो सारा एनालिसिस बेकार हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन से पूरा पिक्चर क्लियर होता है दोस्तों। तो इसका प्रोजेक्शन हम इसका करेंगे इसका EPS से। जैसे मैंने आपको बताया था इसका EPS जो है वो CAGR के हिसाब से वो 18% है, 24% है। तो अगर हम बात करें कि 2026 तक जो इसका EPS है वो बढ़कर, जो प्रोजेक्टेड EPS मैं इसका निकाल के कैलकुलेशन करके निकाल रहा हूँ, तो वो हो जाएगा 10.64, जबकि 2027 तक इसका प्रोजेक्टेड EPS कितना हो जाएगा 13.19। अब अगर कंपनी का हिस्टोरिकल PE देखें तो 38 तक गया था। अगर इसको 38 मानते हैं तो 38 से EPS को मल्टीप्लाई करने पर हमें जो टारगेट प्राइस मिलता है 2026 तक वो 404 है और 2027 तक 501 है। तो दोस्तों इवन अगर 30 PE भी इसको पकड़ते हैं, क्योंकि ये PE अभी इसलिए लो है क्योंकि अभी मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अभी तक ऐसा कोई बड़ा सिग्नल नहीं मिला जिससे मार्केट बुलिश हो जाए। लेकिन अगर इसको हम एवरेज इसको 30 PE भी मान लेते हैं तो अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं EPS से तो इसका जो टारगेट प्राइस 2026 का मिलता है 319 मिलता है और 2027 का मिलता है 396। मतलब करंट 223 से 2 सालों में ये 78% से लेके 124% तक का पोटेंशियल इसमें बढ़ने का ग्रोथ मौजूद है दोस्तों। और दोस्तों ये सब प्रोजेक्शन के बाद आई सबसे बड़ी कन्फर्मेशन दोस्तों, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि सबसे बड़ी कन्फर्मेशन ये है कि इतना डिटेल प्रोजेक्शन करने के बाद सबसे बड़ी जो कन्फर्मेशन मिली है दोस्तों, उसमें मेरी एनालिसिस को एक और नया कॉन्फिडेंस दिया है।
क्योंकि इस स्टॉक में एंट्री ली है एक ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर ने जो दुनिया भर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जाना जाता है, और उसका नाम है दोस्तों MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT, जिसकी खुद की लेगेसी है फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग और रिसर्च की। उसने इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग बनाई है दोस्तों। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2023 तक MT की होल्डिंग बढ़कर 2.32% हो चुका है, और ये वही MIT है दोस्तों जिन्होंने इंडिया में कुछ और पावरफुल ग्रोथ स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे रेडियो खैतान में इसकी इन्वेस्टिंग है 1.08%, रेडिंगटन लिमिटेड में 1.87%, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड में 1.63%। मतलब ये है क्लियर साइन है दोस्तों कि ये स्टॉक सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि ग्लोबल इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के रेडार में भी आ चुका है। तो दोस्तों जितना एक्साइटिंग ये स्टॉक का फ्यूचर लग रहा है, उतना ही ज़रूरी है उसकी रिस्क फैक्टर को जानना कि दोस्तों ये सब तो अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, ये दिख रहा है, लेकिन क्या इसके अंदर क्या कौन सा रिस्क फैक्टर है जिससे वो हमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो हर इन्वेस्टमेंट के पीछे कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं और ये स्टॉक उससे अलग नहीं है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इसमें है, रेगुलेटरी रिस्क सबसे पहला कंसर्न है। ड्रग अप्रूवल्स FDA या फिर CDSCO या इससे डिले या रिजेक्ट हो सकते हैं। दूसरा जो है पेटेंट एक्सपायरी का बेस्ड जेनरिक कॉम्पिटिशन आता है जिससे प्रॉफिट मार्जिन गिर सकते हैं। तीसरा जो है क्लिनिकल ट्रायल्स अगर फेल हो जाते हैं तो उस पर R&D का जो खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे इसका प्रॉफिट कम हो जाता है, सेल कम हो जाता है। तीसरा जो है प्राइसिंग इशू, यानी सरकारी कंट्रोल्स और बायोसिमिलर कंपटीशन से मार्जिन दबते हैं दोस्तों। और कभी कभी लीगल रिस्क भी आ जाता है जैसे पेटेंट या ड्रग साइड इफ़ेक्ट्स को लेके। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस कंपनी का 100% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, यानी ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन और स्पेसिफिकली करेंसी फ्लक्चुएशन डायरेक्टली अर्निंग को इम्पैक्ट करता है दोस्तों। तो क्या इसका मतलब कि है कि ये शेयर रिस्की है दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क भी होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब MIT जैसे इंस्टीट्यूशन ये सब देख कर भी इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि रिस्क का मैनेजमेंट पॉसिबल है और लॉन्ग टर्म स्टोरी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेरी तरफ से ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड शेयर है दोस्तों, जिसमें एनालिसिस, विज़न और पेशेंस होना ज़रूरी है। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या आप भी MIT की तरह लॉन्ग टर्म विज़न के साथ जुड़े रहने की कोशिश करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके ऊपर प्लीज़ कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।